नमस्कार, आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल में। MP टेट वर्ग 3 का पेपर 10 नवंबर को होने वाला है। बहुत ही जल्दी पेपर आ गया है। इसके सिलेबस को 5 भागों में बांटते हैं, जिसमें बाल विकास, हिंदी, संस्कृत, पर्यावरण और मैथ आती है। आज हम बाल विकास के बारे में बात करेंगे। बाल विकास में जो हमारा सिलेबस दिया गया है उसमें प्रमुख रूप से 4 या 5 मनोवैज्ञानिक उसमें सिलेबस में दिए हुए हैं, जिनमें से जीन पियाजे बहुत ही इम्पोर्टेंट है। जीन पियाजे से 1 या 2 क्वेश्चन हर पेपर में आते ही आते हैं, बहुत ही इम्पोर्टेंट है। 90% संभावना रहती है कि जीन पियाजे से 1 या 2 क्वेश्चन बने, क्योंकि बिना जीन पियाजे के ऐसा तो हो ही नहीं सकता है कि पेपर बना दिया जाए, बहुत ही कम संभावना रहती है। ठीक है, तो इस जीन पियाजे के पूरे टॉपिक में हम बात करेंगे कि उनकी कौन कौन सी उन्होंने भाषा विचार का सिद्धांत दिया, संज्ञानात्मक विचार का सिद्धांत दिया, उनकी पूरी हम चरणों के बारे में जानेंगे। नमस्कार, मेरा नाम है अनुपम तिवारी। मैं MP में प्राइमरी टीचर हूँ। तो अपने अनुभव से जो मैंने पढ़ा है उसी के अकॉर्डिंग हम आपको बताएंगे। अगर आप जीन पियाजे के इतना टॉपिक पढ़ लेते हैं तो आपको और कहीं पढ़ने की आवश्यकता नहीं रहेगी। जीन पियाजे इसमें हमने संपूर्ण कवर कर लिया है। आपको हर पॉइंट समझ में आएगा, आपको कहीं भी कोई दिक्कत नहीं आएगी। हम एक एक पॉइंट को बहुत बारीकी से डिटेल में चर्चा करेंगे। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। जीन पियाजे एक स्विट्जरलैंड के मनोवैज्ञानिक थे। जीन पियाजे और वाइगोत्स्की, ये दोनों ही जो मनोवैज्ञानिक हैं, ये रचनावाद से जुड़े हुए हैं। रचनावाद क्या होता है? रचनावाद मानता है कि बच्चा है जो अपने ज्ञान की रचना करता है। बच्चा किसी से ज्ञान प्राप्त नहीं करता है कि बच्चे ने को किसी ने सिखा दिया। अगर जैसे कोई 1 साल का बच्चा है तो वो अपने ज्ञान की रचना करेगा, वो देखेगा, सुनेगा, पूरा जानेगा, अपनी इंद्रियों के माध्यम से वो अपने ज्ञान की रचना करेगा कि मुझे क्या सीखना है। अब बच्चे को तो कोई बताता नहीं है कि आप ये सीखिए, वो तो अब जो देखता है, जो सुनता है और जो स्पर्श करता है, उसी के माध्यम से बच्चा सीख लेता है। तो बच्चा अपने ज्ञान की रचना करता है। ये दोनों जो वाइगोत्स्की और पियाजे, ये दोनों रचनावाद के समर्थक हैं। तो वाइगोत्स्की और जो जीन पियाजे हैं, इनके दोनों रचनावाद के समर्थक हैं। इनके में बस इतना अंतर है कि जो वाइगोत्स्की मानते हैं कि वो सामाजिक रचनावाद को मानते हैं कि बच्चा समाज की अंतःक्रिया के माध्यम से सीखता है, और जो पियाजे हैं वो संज्ञानात्मक रचनावाद को मानते हैं कि बच्चा ज्ञान के द्वारा, बच्चा जो ज्ञान प्राप्त करता है, जिसकी वो रचना कर रहा है, उसी के द्वारा वो आगे सीखता चला जाता है। अब हम समझते हैं और आगे समझते हैं। रचनावाद को इन्होंने आगे भी बढ़ाया। विकासात्मक मनोविज्ञान के जनक भी माने जाते हैं। जो हमारे पियाजे हैं वो विकासात्मक, विकास के जो चरण दिए हैं इन्होंने, उसके इसलिए वो जनक भी माने जाते हैं। अब इनके 3 सिद्धांत बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं। एक तो नैतिक विकास का सिद्धांत, भाषा और विचार का सिद्धांत और संज्ञानात्मक विचार का सिद्धांत। इससे एक न एक क्वेश्चन निश्चित ही बनता है। पहले हम नैतिक विकास का सिद्धांत समझ लेते हैं। नैतिकता के 3 चरण दिए हैं कि नैतिकता कैसी होती है, आखिर नैतिकता है क्या। नैतिकता मतलब कौन चीज़ गलत है, कौन चीज़ सही है, क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। इन्होंने इसको 3 चरणों में बांटा है। बहुत से मनोवैज्ञानिकों ने इनकी लास्ट के 2 चरणों को माना है, लेकिन पूरा इनके देखे जाए तो 3 चरण है। पहली अवस्था को इन्होंने माना नैतिकता रहित अवस्था। ये होती है 0 से 5 साल, जब बच्चा पैदा होता है, जब से 5 साल तक की अवस्था होती है नैतिकता रहित अवस्था। इसमें बच्चे के अंदर कोई नैतिकता नहीं होती है, क्या सही है क्या गलत है। क्या पता बच्चा अपने पापा को ही एक थप्पड़ मार दे। अब उसके अंदर ये नैतिकता नहीं है कि बड़े हैं, बड़ों को थप्पड़ नहीं मारना चाहिए। उनके अंदर बच्चा है, बच्चे को इतनी समझ नहीं होती, उनके अंदर नैतिकता भी नहीं होती कि ये सही है क्या गलत है, वो कुछ भी कर देते हैं। वो सब लोग कहते हैं कि बच्चा है, धीरे धीरे आगे समझ जाएगा। अब दूसरी स्टेज आती है नैतिकता वास्तविकता। ये चलती है 5 से 9 वर्ष। इस अवस्था में क्या होता है, जो बच्चे होते हैं वो मानते हैं कि नैतिकता एक स्थिर अवस्था है, नैतिकता को बदला नहीं जा सकता है। जो हमारे माता पिता हैं और जो ईश्वर हैं, इन्होंने जो कह दिया है वही सत्य है, इसको बदला नहीं जा सकता है। ये ईश्वर ने जो हमने बातें सुनी है ईश्वर की, हमारे माता पिता जो कह रहे हैं वो सत्य है। अगर ये बड़े हैं तो बड़े हैं, अगर पिताजी ने कह दिया कि ये सही है तो फिर सही है, उसको बदला। वो सोचते हैं इस अवस्था में 5 से 9 साल में उनको लगता है कि गलत नहीं हो सकता है, उन्हीं को सर्वोपरि मान लेते हैं। फिर आती है नैतिकता वास्तविकता के बाद स्वायत्त सापेक्ष, स्वायत्त नैतिकता या सापेक्ष नैतिकता है परिस्थितिगत नैतिकता। जब बच्चे 9 साल से बड़े होते हैं तो उनके अंदर एक स्वाभाविक क्षमता विकसित हो जाती है कि बच्चे समझने लगते हैं कि क्या सही है और क्या गलत है, और इसलिए इसको परिस्थितिगत नैतिकता भी बोला गया कि परिस्थिति के अनुसार क्या करना है। कभी अगर कोई आपको मार रहा है तो अब बच्चे माँ बाप सिखाते हैं कि किसी से लड़ाई झगड़ा नहीं करना चाहिए, लेकिन अगर कोई आपको जान से मारने के लिए बैठा है तो वो
उसके अंदर इतनी समझ आ जाती है 9 वर्ष के बाद कि हमको अपनी सुरक्षा करनी है, हम बदले में मार भी सकते हैं। जबकि 5 से 9 साल के बच्चे होते हैं, उनके अंदर इतनी समझ नहीं होती है। वो सोच लेते हैं कि पापा ने मना किया है कि मारना नहीं है, तो फिर वो पिट के आ जाएंगे, घर में बताएंगे कि उसने मुझे मार दिया। ठीक है। जबकि 9 साल के बाद बच्चों के अंदर परिस्थिति के अनुसार वो अपने आप की नैतिकता को बदल लेते हैं। और 9 वर्ष में और आगे भी 9 वर्ष से आगे जब बच्चे वयस्क होते हैं, वृद्ध होते हैं, तो उनके अंदर उम्र के साथ नैतिकता के बारे में समझ विकसित हो जाती है। जैसे अभी हम एग्जाम्पल लें कि रूस और यूक्रेन का युद्ध हुआ है, तो वैसे तो नैतिक रूप से हम भारत को यूक्रेन का साथ दे देना चाहिए, क्योंकि वो कमज़ोर भी है और रूस उस पर दबाव बना रहा है, उस पर कब्जा कर रहा है। लेकिन जो हमारे स्वार्थ हैं, जो हमारे हित हैं, वो हमारा रूस का सपोर्ट करने में है, क्योंकि रूस ने हमारी सहायता की है। इसलिए नैतिकता परिस्थिति के अनुसार होती है, सापेक्ष होती है नैतिकता। किसके सापेक्ष? अगर कोई, जैसे हम कहें कि लंबा है, तो किसके सापेक्ष लंबा है? बच्चे के सापेक्ष है ना। अगर कोई बड़ा है तो उसके सापेक्ष तो वो छोटा होगा। तो सापेक्ष होती है नैतिकता कि इस परिस्थिति में इसके सापेक्ष हमको ये काम करना है। स्वायत्त होती है, अपने स्वयं के हिसाब से होती है। जब हमारा मन करता है, जो हमारा मन करता है उस परिस्थिति में, उसके अनुसार हम काम करते हैं। अब आ जाता है भाषा और विचार का सिद्धांत। इनका भाषा और विचार का सिद्धांत दोनों वाइगोत्स्की और पियाजे एक दूसरे के विपरीत हैं। वाइगोत्स्की मानते हैं कि भाषा विचार से पहले आते हैं। वाइगोत्स्की का मानना है कि जब बच्चा बोल नहीं पाता है तो उसकी जो मुंह से निकलता है आवाज़, तो वो उसकी भाषा है, तो भाषा पहले आ जाती है। विचार जब वो बड़ा होता है, तब उसकी सोचने समझने की क्षमता विकसित होती है, तब उसमें विचार आते हैं, तब वो भाषा के माध्यम से निकालते हैं। तो वाइगोत्स्की मानते हैं कि भाषा पहले आ जाती है, विचार उसमें जब वो बड़ा होता है उसके बाद वो उसमें अपने भाषा के माध्यम से विचारों को अभिव्यक्त करता है। लेकिन जबकि पियाजे क्या मानते हैं? पियाजे मानते हैं कि विचार भाषा से पहले आते हैं। पियाजे का मानना है कि अगर हम कहें, जैसे उदाहरण के तौर पर, कि तुम एक जानवर हो, तो इसमें जानवर शब्द का किसके लिए यूज किया गया है? आदमी के लिए या किसी जानवर के लिए? तो ये तो सोचने वाले के विचार में निहित होता है ना, तो उसका विचार पहले आया है, तब भाषा उसने बाद में की। क्या पता किसी इंसान के लिए बोला हो, तो वो तो विचार आया तभी उस बाद में भाषा आई। तो पियाजे कहते हैं कि विचार पहले आता है और भाषा बाद में आती है। जैसे अगर हम किसी को डांटते हैं कि तुम बहुत ही गधा हो, तो गधा हो तो हमने लड़के को बोला है गधा है, लेकिन हमारे विचार में है। अगर कोई और होगा तो वो, या अगर वो सामने उस परिस्थिति में ना हो, तो वो समझ भी ना पाए कि गधा का शब्द किसके लिए किया गया है। लेकिन अगर जो सामने होता है तो समझ जाता है कि हमारे लिए किया गया है। तो उसमें क्या होता है कि जब विचार माइंड में पहले आता है, बाद में वो शब्दों के द्वारा अभिव्यक्त होता है। तो पियाजे मानते हैं कि विचार पहले आते हैं, लेकिन वाइगोत्स्की क्या मानते हैं कि भाषा पहले आती है, विचार उसके बाद में आते हैं। अब क्या हुआ कि पियाजे ने एक रूसो इंस्टीट्यूट में एक शोध किया। उन्होंने सोचा कि कुछ शैशवावस्था के बच्चे, शैशवावस्था मतलब जो 0 से 6 साल के बच्चे होते हैं, उनको एक कमरे में बंद कर दिया। करीब 20 बच्चों को लिया। उन्होंने सोचा कि ये लोग बात करेंगे, लेकिन जब उन्होंने देखा थोड़ी देर बाद, तो बच्चे, जो छोटे बच्चे होते हैं शैशवावस्था 0 से 6 साल के बच्चे, वो अपने खुद में ही खेलते रहते हैं। उनको दूसरे बच्चों से, अपने साथ वाले बच्चों के साथ भी नहीं खेलते हैं। तो उन्होंने देखा कि बच्चे सब अपने आप ही खेल रहे हैं, स्वयं से बातें कर रहे हैं, स्वयं से खेल रहे हैं। छोटे बच्चे होते हैं वो स्वयं से बातें करते रहते हैं, स्वयं के साथ खेलते रहते हैं, अपने में मगन रहते हैं। तो इसलिए उन्होंने बच्चे की भाषा को स्वार्थी बोला। स्वार्थी मतलब स्वयं की भाषा, स्वयं का देखते हैं, वो उसे किसी से मतलब नहीं रहता। अहम केंद्रित मतलब अहम, जब कहते हैं ना कि हमसे अहम हावी हो गया, मतलब खुद हावी हो गए। स्वयं पर केंद्रित, अहम केंद्रित मतलब स्वयं पर केंद्रित रहती है उनकी भाषा। वाइगोत्स्की इसी को, बच्चे की जो स्वयं स्वार्थी प्रवृत्ति को, वाइगोत्स्की इसकी बोलते हैं निजी, मतलब निजी स्वयं की। और व्यक्तिगत, जब कहते हैं कि व्यक्तिगत है, ये हमारे व्यक्तिगत मामला है, मतलब व्यक्तिगत वार्ता इसको कहते हैं। अब पियाजे का भाषा केंद्रित पियाजे का जो भाषा सिद्धांत है उसमें अहम केंद्रित भी है और सामाजिक भी है। तो जो अहम केंद्रित भाषा होती है वो एक तरफा होती है, क्योंकि बच्चा अहम के तो स्वयं के द्वारा अपनी भाषा का संचालन करता है, स्वयं से बातें करता है, तो उसको अहम केंद्रित होते हैं, एक तरफा होता है संचालन, कोई दूसरा होता ही नहीं। लेकिन जो सामाजिक भाषा होती है वो 2 तरफा होती है। जब हम बोलेंगे और सामने वाला बोलेगा, तो 2 तरफा भाषा का आदान प्रदान होता है। जो अहम केंद्रित भाषा होती है वो शैशवावस्था में रहती है, 0 से 6 साल के बच्चे स्वयं से बातें करते हैं। लेकिन जो सामाजिक भाषा होती है, जो 2 तरफा हमारा भाषा का संचालन होता है, वो 6 वर्ष से आगे होता है। जब 6 वर्ष से ज़्यादा बड़े बच्चे हो जाते हैं तो वो दूसरों के साथ भाषा का आदान प्रदान करते हैं, वो दूसरों के साथ मिलते हैं, खेलते हैं, उठते हैं, बैठते हैं। अब आ जाता है
पियाजे का संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत। संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत कि बच्चे की जो शुरू से लेकर 0 वर्ष से और जो परिपक्व अवस्था तक, जो बच्चे में वयस्क अवस्था तक बच्चे में जो क्रियाएं होती हैं, जो करते हैं, जैसे आसपास की चीज़ों को किस नज़रिए से देखते हैं, उसको इन्होंने 4 भागों में बांट दिया है कि किस वर्ष के किस अवस्था तक बच्चे क्या करते हैं और किस अवस्था से किस अवस्था तक बच्चे क्या कर सकते हैं, क्या करते हैं। जैसे हम समझते हैं इनके 4 भागों में बांटा है। 0 से 2 वर्ष की अवस्था, 2 से 7 वर्ष और 7 से 11 और 11 से फिर आगे। तो 0 से 2 वर्ष जब बच्चा बिल्कुल शेष अवस्था छोटा होता है, 2 वर्ष का होता है, जब बोल भी नहीं पाता अच्छे से, उस अवस्था को इन्होंने कहा है संवेदी पेशी या इंद्रियगामक या संवेदीगामक अवस्था। संवेदी पेशी या इंद्रियगामक का मतलब होता है अपनी इंद्रियों के द्वारा सीखना। जब 0 से 2 साल के बच्चा होता है कि अपनी इंद्रियों के माध्यम से सीखता। इंद्रियाँ जैसे आँख के द्वारा देखता है बच्चा क्या कहाँ क्या चल रहा है, देख देख के वो सीखता रहता है, वैसे ही वो करता है। सुन के द्वारा सुनता है कौन क्या बोल रहा है, वही बोलने की फिर कोशिश करता है जब आगे बड़ा होता है। आँख नाक सूंघकर क्या गंदी बदबू है क्या अच्छी बदबू है, जीभ के द्वारा टेस्ट करके अगर कुछ कड़वा खट्टा मीठा है इसके बारे में, स्किन के द्वारा त्वचा के द्वारा हमारी इंद्रियों के माध्यम से सीखता है। इसलिए इसको संवेदी पेशी इंद्रियगामक या संवेदीगामक अवस्था कहा गया है। इस अवस्था में बच्चा क्या करता है, इस अवस्था में ये बहुत ही पेपर में आता है कि जैसे मूल प्रवृत्त्यात्मक अवस्था है तो किस अवस्था में आएगी, संवेदीगामक में, पूर्व या प्राक संक्रियात्मक में, मूर्त संक्रियात्मक में, औपचारिक संक्रियात्मक में। ठीक है, तो इसके बारे में अभी हम जान लेते हैं, पहले इनको अवस्थाओं को समझ लेते हैं। संवेदी पेशी, इसके बाद होगा पूर्व संक्रियात्मक या प्राक संक्रियात्मक अवस्था। ये अवस्था चलती है 2 से 7 वर्ष तक, जब बच्चा 2 से 7 वर्ष का थोड़ी और आगे बढ़ जाता है, जब बच्चा थोड़ी बाल अवस्था में भी प्रवेश करता है। बाल अवस्था मानी जाती है 6 से 12, बाल अवस्था में बच्चा प्रवेश ही कर रहा होता है। तब इसमें जो प्राक संक्रियात्मक, अब ये ध्यान रखने बात होती है, ये संवेदी पेशी इंद्रियगामक होती है और ये प्राक संक्रियात्मक, ये पूर्व संक्रियात्मक इसको उन्होंने बोला है 2 से 7 वर्ष की अवस्था को। और एक अवस्था होती है मूर्त संक्रियात्मक या ठोस संक्रियात्मक। इसमें बच्चा मूर्त जो हमारी चीज़ें हैं उनको समझने लगता है, छूकर स्पर्श करने लगा। मूर्त चीज़ों को, जो अमूर्त हैं जो दिख नहीं रहे हैं उनके बारे में बच्चा नहीं जान पाता है 7 से 11 साल में, लेकिन जो दिख रही होती हैं, जो पेड़ हैं, पौधे हैं, पत्थर हैं, कुर्सी है, मेज है, इनके बारे में बच्चा जानकारी इकट्ठी करने लगता है। अब होता है औपचारिक संक्रियात्मक। औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था वह अवस्था होती है जब कोई वस्तु हमारे सामने उपस्थित ना हो तब भी बच्चा उसके बारे में चिंतन कर सके, तो वो होती है औपचारिक संक्रियात्मक। यह अवस्था होती है 11 साल से जब आगे बच्चे बड़े हो जाते हैं तो औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था में माने जाते हैं। अब समझते हैं कि इनके कुछ शब्द हैं, इनको किस भाग में हम रखेंगे। 0 से 2 वर्ष में रखेंगे, 2 से 7 वर्ष में रखेंगे, 7 से 11 वर्ष में रखेंगे या 11 वर्ष से प्लस में रखेंगे। अगर हम इन शब्दों के अर्थ समझ लेते हैं तो अपने आप हमें समझ में आ जाता है कि 0 से 2 वर्ष में बच्चा ऐसा करेगा, कि 2 से 7 वर्ष में करेगा, या 7 से 11 में, 11 से। जैसे मूल प्रवृत्तियाँ, हंसना रोना। मूल प्रवृत्तियाँ क्या होती हैं, हंसना रोना। तो ये मूल प्रवृत्तियाँ होती हैं तो ये किस अवस्था में आएंगे, जब बच्चा छोटा होता है 0 से 2 साल में, उसी अवस्था में तो आएंगे। अब अनुकरण करना, जैसे बोलना, कोई बोला आ माँ पा, जैसे जो बड़े होते हैं वो बच्चे, जो छोटे बच्चे होते हैं उनसे बुलवाने की कोशिश करते हैं, बोलो पा माँ, तो बोलने की कोशिश करते हैं। तो अनुकरण किस अवस्था में, तो छोटे 0 से 2 वर्ष में होता है। अब वस्तु स्थायित्व होता है। वस्तु स्थायित्व का मतलब है कि कोई, जैसे छोटे बच्चे होते हैं, अगर हम उनकी कोई चीज़ ले लें और फिर जो बच्चे उससे खेल रहे होते हैं उसको कहीं छुपा दें तो बच्चा रोने लगता है। क्यों रोने लगता है, वो समझता है कि वस्तु यहीं कहीं है, मुझे नहीं दिख रही है लेकिन इन्होंने कहीं छुपा दी है, लेकिन है यहीं कहीं, इसलिए वो रोते हैं कि अगर हम रोएंगे, उसके अंदर ये समझ आ जाती है कि अगर हम रोएंगे तो वस्तु हमारे पास आ जाएगी। तो वो इतना समझ जाता है कि वस्तु स्थायी है मतलब यहीं कहीं है, कहीं गायब नहीं हुई है, भले ही मुझे ना दिख रही हो। तो वस्तु स्थायित्व, उसी अवस्था में 0 से 2 वर्ष में बच्चों समझते हैं बच्चा कि वस्तु यहीं कहीं है, कहीं बाहर नहीं गई है। परावर्ती क्रिया मतलब दोहराना, तो वही है अनुकरण के जैसा है। परावर्ती क्रिया मतलब बच्चे बार बार कोई अगर चीज़ आपको करो तो उसको दोहराते हैं। जैसे अगर आप आँखें उनके सामने आँखें बंद करो खोलो बार बार, तो वो भी ऐसी आँखें बंद खोलते हैं। इंद्रिय द्वारा सीखना मतलब बच्चे अपनी इंद्रियों के द्वारा, आँख नाक कान मुँह जीभ के द्वारा सीखते हैं।
शुरू में ही सीखते हैं 0 से 2 वर्ष में, वो सीखने की उनकी प्रक्रिया चालू हो जाती है। और मानसिक रूप से एक छवि भी निर्धारण करने लगते हैं। वो समझने लगते हैं कि अगर कोई माँ पिताजी अगर कोई पास का पड़ोसी उनके आसपास बार बार आता है तो उसकी छवि तैयार कर लेते हैं अपने माइंड में कि इसको हमने देखा है, हमारा कोई जान परिचय का है, आसपास का है, तो उसके पास वो चले जाते हैं, रोते नहीं हैं। लेकिन अगर कोई अनजान आए तो बच्चे अचानक से रोने लगते हैं, क्योंकि उनकी छवि उनके दिमाग में नहीं बनी होती है। अब समझते हैं तो इतना इस समझ में आ जाए, अगर हम इनका अर्थ समझ लेते हैं तो समझ में आ जाता है कि संवेदी पेशी इंद्रिय गमक में आएगा। बस हमको इतना ध्यान रखना है कि संवेदी पेशी जो अवस्था है वो 0 से 2 साल की है, और जो पूर्व संक्रियात्मक है वो 2 से 7 वर्ष की है। इसमें पूर्व लगा है लेकिन ये आगे की अवस्था है, ठीक है। अब अहम केंद्रित क्या होता है कि स्वयं पर केंद्रित होना, मतलब स्वयं को मानना, अहम केंद्रित स्वयं को मानना, हम ही सब कुछ हैं और कोई कुछ नहीं है। मतलब जैसे अगर बच्चे को कोई चीज़ अगर अपन वो खा रहा है उसको मांगो तो वो नहीं देता है, क्योंकि बच्चा स्वार्थी होता है, वो स्वयं पर केंद्रित होता है कि जो कुछ है ये सब हमारे लिए और किसी के लिए नहीं है, हम अपना ही पेट भरें और कोई कुछ मिले या ना मिले। 2 से 7 वर्ष में होते हैं बच्चे छोटे छोटे, उनको जब अगर कोई कहे को चॉकलेट दे दो, भाई को दे दो, तो वो मना कर देते, नहीं देना, मुझे लेनी है, मुझे सारी चॉकलेट चाहिए। अब आता है जीववाद। जीववाद का मतलब होता है कि बच्चे जब 2 से 7 वर्ष के होते हैं तो बच्चे जो आसपास की जो चीज़ें हैं, निर्जीव वस्तु हैं, उनमें भी जीव मतलब जीवन मानने लगते हैं। जैसे आपने देखा होगा कि छोटे छोटे बच्चे हैं वो गुड्डा गुड़ियों का खेल खेलते हैं, मानते हैं कि जी हमारे भाई हैं, जी बहन हैं, उनको मानने लगते हैं, उनको एक जीवन मानने लगते हैं कि ये भी जिंदा हैं, उसी की तरह उनकी क्या पता शादी भी कराएं, वैसे कुछ आगे का कार्यक्रम करते हैं। अब आते हैं प्रतीकात्मक विचार। प्रतीकात्मक विचार मतलब खिलौनों को प्रतीक मान लेते हैं। प्रतीक मानना वही जीववाद की तरह के प्रतीक मान लेते हैं कि ये हमारा भाई है, ये बहन है, हमारी मम्मी है, पापा हैं, हमारे दोस्त हैं। चीज़ों को, वस्तुओं को, निर्जीव वस्तुओं को मान लेते हैं, प्रतीक के रूप में खेलते हैं। किस वर्ष में खेलते हैं? 2 से 7 वर्ष में। जब 7 वर्ष के होते हैं बच्चा 1-2 में पढ़ता है, उसी समय जब बच्चा पढ़ता नहीं है 1-2 में पढ़ता है तभी का है। अब आता है अविलोमीयता। विलोम का मतलब होता है कि अगर सीधा का उल्टा, दिन का रात, मतलब अगर दिन है तो उसका रात होगा उल्टा। लेकिन अविलोमीयता मतलब जब विलोम ना हो, जैसे दिन, अब उसका पता नहीं है कि विलोम क्या होगा, रात, अगर रात है तो उसका पता नहीं है कि दिन होगा। जैसे फॉर एग्जांपल जैसे हम कहते हैं कि 3 + 2 5 होता है। अगर 3 + 2 5 होता है, पता है हमें कि 3 + 2 5 होता है, तो वो जोड़ लेगा 3 + 2 5। लेकिन वो ये नहीं बता पाएगा कि अगर 5 आ गया तो 5 में से हम 3 कैसे निकालें और 2 कैसे निकालें, कि हम 5 में से 2 घटा दें तो हमारा 3 आ जाएगा, 5 में से 3 घटा दें तो हमारा 2 आ जाएगा। तो ये बच्चा नहीं कर पाता, केवल सीधी प्रोसेस बढ़ पाता है आगे। अगर आप उसको कहो कि इसमें से 3 निकालो 5 में से, तो वो नहीं निकाल पाएगा। मतलब इसको बोलते हैं अविलोमिता, पूर्व स्थिति पर ना लौट पाना। जो पूर्व स्थिति होती है हमारी उस पर ना लौट पाना, एक बार आगे बढ़ गया तो बढ़ गया। संरक्षण का अभाव, ये हमारा होता है ज्यामितियों में, या कोई आकृति दे दी हमने। अगर जैसे हमने उसको एक त्रिभुज बना दिया, ठीक है, अगर हमने इससे एक चतुर्भुज बना दिया, तो अब वो इसको जो 2 साल के जो 1-2 में पढ़ते हैं बच्चे, वो नहीं समझ पाते हैं कि इसमें 2 त्रिभुज हैं। वो ये समझने लगता है कि एक चौकोर सा डब्बा है, इसमें उसको समझ में नहीं आता है कि इसमें एक त्रिभुज भी छुपा हुआ है। मतलब संरक्षण का अभाव रहता है, वो पूर्व स्थिति पर नहीं लौट पाते हैं। अगर हम किसी वस्तु में कोई हेर फेर कर देते हैं तो वो पुरानी स्थिति पर नहीं लौट पाते हैं कि इसी चीज़ से ये वस्तु बनी हुई है, वो समझते हैं कोई अलग वस्तु है। इसे कहते हैं संरक्षण का अभाव। केंद्रीकरण का मतलब होता है कि एक वस्तु पर सोचना, एक वस्तु को कोई अलग तरीके से ना सोचना। जैसे अगर आप 2 साल 1-2 में जो बच्चे पढ़ते हैं उनसे कहो कि आप कुत्ते को देखना है, तो वो सिर्फ कुत्ते को देखेगा। अगर कुत्ता उनके यहाँ आएगा, घर में आएगा, तो उसको रोकेगा नहीं, वो सिर्फ देखता रहेगा। जैसे हम फॉर एग्जांपल जैसे हम कहें कि पेड़ को देखो, तो वो सिर्फ पेड़ को देखेगा। उसको केंद्रीकरण है कि सिर्फ उसको पेड़ देखना है। अब वो इसको इस प्रकार से नहीं देखेगा कि उसमें जड़ भी देखे या तना भी देखे, पत्तियाँ देखे, शाखाएँ देखें, वो ये सब नहीं देखे। सिर्फ केंद्रीकरण, जिसको आपने कहा है वो सिर्फ उसी को देखेगा, ये होता है केंद्रीकरण। और विकेंद्रीकरण का मतलब होता है कि वो उसके विभिन्न पहलुओं को देखे। जैसे हम कहेंगे पेड़ को देखो, तो पेड़ के जड़ को देखे, तना, पेड़ पौधे, पत्तियाँ, सबको देखे, आसपास की चीज़ों को भी देखे, उसमें जो कोई अगर पक्षी बैठे हैं तो उनको भी देखे। ये होता है विकेंद्रीकरण, मतलब और विस्तार रूप से उसको चीज़ों को समझना। तो केंद्रीकरण जो छोटे बच्चे होते हैं उनमें केंद्रीकरण जो कहो वही होता है, ऐसा तो है नहीं कि वो और विस्तार से उसको समझने लगते हैं। तो केंद्रीकरण आ जाएगा हमारा प्राक संक्रियात्मक, अविलोमिता भी आ जाएगा, संरक्षण का अभाव भी हमारा इसी में आ जाएगा।
अब वर्णमाला गिनती की शुरुआत कक्षा 1 या 2 में हो जाती है। जो 7 साल के बच्चे होते हैं वो कक्षा 1 या 2 में पढ़ते हैं। दूसरे के विचार को ना समझ पाना, जो 2 से 7 साल के बच्चे होते हैं वो ज़्यादा दूसरे के विचारों को समझ नहीं पाते हैं। जो अगर उनके कोई आस पड़ोस का या घर परिवार का कोई समझाता है या कोई जो उनसे रोज़ मिलता है तो वो उनकी बातों को समझ लेते हैं। लेकिन अगर कोई अनजान आदमी आए, उससे कभी मिला जुला ना हो, तो उनकी बातों को वो ज़्यादा विचारों को समझ नहीं पाते हैं। क्रम, बच्चों के जब 1-2 साल के होते हैं उनका एक क्रम का शुरुआत हो जाती है। जैसे गिनती की शुरुआत हो जाती है 1 2 3 4, वो क्रम जमाना सीख जाते हैं। अगर उनसे कहो कि छोटी वस्तुओं को पहले रखो और बड़ी वस्तुओं को बाद में रखो, तो उनको क्रम से लगाएंगे, पहले छोटी फिर बड़ी और फिर बड़ी। ठीक है। इसी तरह तार्किक चयन की शुरुआत, बच्चा कारण जानने की थोड़ी थोड़ी कोशिश करने लगता है। जब और आगे बढ़ते हैं तो वो उसमें तार के पूरे कारण पूछने लगता है कि ऐसा क्यों हुआ है, चंद्रमा रात में क्यों निकलता है, सूरज दिन में क्यों निकलता है। लेकिन इसकी शुरुआत इसी अवस्था से हो जाती है। तो जब हमारे पेपर में आता है कि तार्किक चयन की अगर शुरुआत लिखा होता है तो हम इसको पूर्व संक्रियात्मक में बोलेंगे। अगर इसमें लिखा है कि तार्किक चयन, तो तार्किक चयन परिपक्व लिखा है या फिर तार्किक चयन लिखा है तो उसको हम मूर्त संक्रियात्मक में टिक करेंगे। तो तार्किक चयन की जो कारण पूछने की शुरुआत हो जाती है कि जब 2 साल 2 में बच्चा पढ़ता है तो थोड़ी थोड़ी क्वेश्चन करने लगता है कि इसके बाद क्या आएगा, इसके बाद ऐसा क्यों आएगा, थोड़ी थोड़ी पूछने लगता है। अब मूर्त संक्रियात्मक इसके आगे की अवस्था है। तो इतना हमें समझ में आ जाता है कि पूर्व संक्रियात्मक पर 2 से साल हम इन शब्दों पर गौर न करके इनकी मतलब इनकी उम्र को ध्यान रखें। और फिर इसमें हम ध्यान रखें कि 2 से 7 वर्ष में पूर्व संक्रियात्मक में, 0 से 2 में संवेदीगामक है। तो 2 से 7 वर्ष में तो अगर हम इनकी उम्र का ध्यान रखते हैं तो हम इनको फिट कर लेते हैं कि इस अवस्था में ये फिट होंगे। अब समझते हैं मूर्त संक्रियात्मक, जो 7 से 11 वर्ष की अवस्था है। जब 7 से 11 वर्ष के बच्चों को लगभग जो 3 से और 6-7 में बच्चे पढ़ते हैं तब तक की अवस्था है जो मूर्त संक्रियात्मक अवस्था है। इसमें बच्चे होते हैं जो ठोस वस्तु हैं उनको, जो सामने उनको दिख रही होती हैं, मूर्त मतलब जो सामने दिख रही होती हैं, जिनको वो टच कर पाते हैं, जैसे बोर्ड है, बल्ब है या कुछ है, जिनको वो टच कर पाते हैं, देख पाते हैं सामने, उनके बारे में वो मतलब सोचने लगते हैं, समझने लगते हैं, जानकारी इकट्ठी करने लगते हैं। अब इस अवस्था में क्या होता है, विलोमीता, मतलब बच्चे मूल बिंदु पर लौटने लगते हैं। जैसे हमने उदाहरण दिया था अविलोमीता में 3 + 2 5 है। जैसे अगर 3 + 2 5 है तो आप कहो कि इन पे इसमें से 3 निकालो तो वो 5 में से 2 घटा देगा और उसका 3 आ जाएगा। हम कहें कि 2 निकालो तो वो 5 में से 3 घटा देगा और उसका 2 आ जाएगा। तो मतलब वो मूल बिंदु जो शुरुआत में हमने बात कही थी उस पर वो लौटने लगता है। जैसे हम कहें कि 5 आम हैं और 2 आम हैं या 2 सेब हैं, आपके पास कुल कितने, 5 आम हैं और 2 सेब हैं, आपके पास कुल कितने फल हैं, तो वो बताएगा 7 फल। अब जब हम कहेंगे आपके पास 7 फल हैं तो पहले आपके पास कितने आम और कितने सेब थे, तो वो उल्टा भी कर लेगा कि हमारे पास 5 आम थे और 2 सेब थे। ठीक है। अब आता है संरक्षण। तो मतलब होता है वो संरक्षण, जैसे अगर इसमें एक त्रिभुज बना है और इससे हमने चतुर्भुज बना दिया है तो वो समझ जाएगा कि इसमें एक संरक्षण है, मतलब जो त्रिभुज भी इसी में छुपा हुआ है। भले ही चतुर्भुज जैसी या चौकोर आकृति दिख रही है लेकिन इसमें एक त्रिकोणीय आकृति भी इसी में छुपी हुई है। तो इसमें मतलब संरक्षण की जानकारी हो जाती है कि संरक्षित है वो वस्तु, उसमें असंरक्षण का अभाव नहीं है कि वो एक बार चली गई तो उसका पता ही नहीं है कि कहाँ पर है। संरक्षित, वो संरक्षित है, इसी में संरक्षित है। विकेंद्रीकरण का मतलब होता है कि उसके विभिन्न पहलुओं को सोचना। जैसे हम कहेंगे अगर इस उम्र के बच्चों के 7 से 11 वर्ष के बच्चों से कहो कि आपको कुत्ते को देखना है तो वो इतना समझ जाता है, इतना सोचने की उसकी क्षमता विकसित हो जाती है कि कुत्ते को देखने के साथ साथ उसको घर में घुसने से रोकना भी है। ये होता है विकेंद्रीकरण, उसको कई पहलुओं से सोचना। जैसे अगर हम कहेंगे पेड़ को देखो तो पेड़ को देखेगा, वो ये साथ में ये भी कहेगा कि देखो उसमें एक चिड़िया बैठी है, एक तोता बैठा है, मतलब और चीज़ों को भी देखेगा। ये होता है विकेंद्रीकरण। श्रृंखला का मतलब होता है कि एक क्रम निर्धारण करना। जो क्रम है, जो क्रम की शुरुआत हो जाती है वो पूर्व संक्रियात्मक में हो जाती है। एक क्रम या श्रृंखला एक ही बात है और श्रृंखला आगे बढ़ती जाती है। अब श्रृंखला ऐसा होता है जैसे हम कहें कि 2 का पहाड़ा तो 2 4 6 8 10 20 तक है, लेकिन ये 20 से आगे भी है, 22 भी, 24 भी। तो इस वर्ष के बच्चे 7 से 11 वर्ष के बच्चे समझने लगते हैं कि श्रृंखला कभी ख़त्म नहीं होती, आगे भी बढ़ती जाती है। जबकि पूर्व संक्रियात्मक में उनका क्रम है एक निश्चित रहता है कि 10 तक या 20 तक, इतना ही समझ पाते हैं, ज़्यादा नहीं समझ पाते हैं। अब आती हैं गणितीय संक्रियाएँ। मूर्त संक्रियात्मक के ठोस अवस्था में इसमें बच्चे गणितीय संक्रियाएँ जैसे जोड़ना, घटाना, गुणा, भाग, इनके बारे में भी जानने लगता है, समझने लगता है। वर्गीकरण। और अब वर्गीकरण क्या होता है कि वर्गीकरण मतलब चीज़ों को बांटना।
तो बच्चे, इस उम्र के बच्चे 7 से 11 वर्ष के बच्चे चीज़ों को बांटना सीख जाते हैं कि जैसे हम कहें कि सम और विषम को अलग अलग करो। अगर उनको जानकारी है कि सम क्या होता है, विषम क्या होता है, तो वो सम को अलग कर देंगे और विषम को अलग कर देंगे। जैसे हम कहें कि दूध देने वाले जानवर और दूध ना देने वाले जानवरों को अलग अलग करो, तो वो अगर वो जानते हैं कि कौन कौन उनके आसपास जो जानवर हैं तो वो उनको बांट देंगे। अगर कहें कि 4 पैर वाले जानवर और कोई 2 पैर वाले पक्षियों को तालिका बनाओ, तो वो उनको बांट देंगे। अब तार्किक चयन की शुरुआत तो इसी से हो गई थी। पूर्व संक्रियात्मक 2 से 7 वर्ष में हो जाती है, लेकिन तार्किक चयन और परिपक्व हो जाता है मूर्त संक्रियात्मक में आके। जब बच्चे 7 से 11 वर्ष के होते हैं, इस उम्र के बच्चे होते हैं, सबसे ज़्यादा क्वेश्चन करते हैं। जो अपने उनके माँ बाप होते हैं, शिक्षक होते हैं, दादा दादी होते हैं, उनसे सबसे ज़्यादा क्वेश्चन करते हैं कि ऐसा क्यों है। अगर वो कहेंगे तरबूजे के अंदर बीज क्यों हैं, और वो कहेंगे कि सेब के अंदर एक साथ में बीज क्यों हैं, तो बहुत से कारण पूछते हैं। सूर्य दिन में क्यों निकलता है, चंद्रमा रात में क्यों निकलता है, ऐसे ऐसे क्वेश्चन पूछेंगे कि हम तो जवाब ही नहीं दे पाएंगे। तो इसका तार्किक चयन सबसे ज़्यादा इसी उम्र में होता है और इसी उम्र में उनकी कारण पूछने, समझने, जानकारी करने की क्षमता बहुत ज़्यादा होती है। कार्य कारण, इसी को कार्य का कारण जानना इसी अवस्था में होता है कि कोई कार्य हो रहा है तो क्यों हो रहा है, उसके पीछे का कारण क्या है। जैसे मोटरसाइकिल चल रही है तो किस वजह से चल रही है, गिरती क्यों नहीं है। तो ये सब सवाल उनके मन में उठने लगते हैं। किस अवस्था में, 7 से 11 में। अगर हम समझ, अब क्रम परिपक्व, जो क्रम है या श्रृंखला है वो परिपक्व हो गया है। अब ये नहीं है कि वो, अगर हम कहें कि सम विषम को बांटो तो फिर उनको उसमें कोई कन्फ्यूजन नहीं रहता है कि 1 3 उसमें 1 3 5 7 ही आएगा। उनको कोई एक परिपक्व हो जाता है, एक समझ विकसित हो जाती है। पहाड़े हैं तो 2 के बाद 4 आएगा, 4 के बाद 6, एक परिपक्व हो जाता है, पूरी समझ विकसित हो जाती है। अब अगर इनके बारे में हम थोड़ी जानते हैं तो हमें आइडिया लग जाता है कि 7 से 11 वर्ष के बच्चे क्या काम करेंगे, 2 से 7 वर्ष के बच्चे क्या काम करेंगे और 0 से 2 वर्ष के बच्चे क्या काम करेंगे। तो अगर हम इनके बारे में जान लेते हैं तो हमें इन अवस्थाओं के बारे में भी जानना आसानी होती है। और यही सारे क्वेश्चन आते हैं कि एक कोई अवस्था दे देंगे, जैसे संरक्षण दे देंगे तो पेपर में आएगा इन 4 अवस्थाएं दे देंगे, संवेदी, पूर्व संक्रियात्मक, मूर्त संक्रियात्मक, औपचारिक। तो संरक्षण किस में आएगा। अगर आप इनको थोड़ी सा भी ध्यान से देखें कि संरक्षण है तो वस्तुएं संरक्षित रहती हैं, जानकारी हो जाती है बच्चों को। तो 0 से 2 साल में तो होगी नहीं, 2 से 7 वर्ष में उनको संरक्षण का अभाव रहता है, उतना नहीं समझ पाते। लेकिन जब 7 से 11 वर्ष में आते हैं तो बच्चे समझ जाते हैं। और औपचारिक संक्रियात्मक के आगे की अवस्था है जब बच्चे मूर्त से हट के अमूर्त चिंतन करने लगते हैं। अमूर्त चिंतन का मतलब होता है, मूर्त का मतलब होता है जिन वस्तुओं को हम छू सकते हैं, देख सकते हैं, स्पर्श कर सकते हैं। अमूर्त का मतलब होता है जो हमारे सामने वस्तुएं नहीं दिख रही हैं, जिनको हम देख नहीं रहे हैं, फिर भी उनके बारे में सोचना, समझना। जैसे हम घर बैठे हैं, बच्चे जब 11 साल से आगे के हो जाते हैं तो उनके स्कूल में क्या हुआ है, क्या नहीं हुआ है, वो उनके बारे में सोचते हैं। आज शिक्षक ने क्या पढ़ाया, किताब उनके सामने नहीं है, फिर भी उनके बारे में वो सोचते रहते हैं, समझते रहते हैं कि यार क्या हुआ, अगर ये होगा तो कैसे होगा। तो एक अमूर्त चिंतन करते रहते हैं कि अगर नई चीज़ें दिख रही हैं फिर भी अपने कल्पना में खोए रहते हैं, इसलिए इसको संकल्पनात्मक अवस्था भी कहते हैं। ठीक है, अमूर्त निगमनात्मक चिंतन का मतलब होता है कि नियम से उदाहरण की ओर चलना। जब बच्चे छोटे होते हैं, जब मूर्त संक्रियात्मक अवस्था में होते हैं तो बच्चे आगमन विधि के द्वारा सीखते हैं। आगमन विधि का मतलब होता है, इसमें बच्चे सीखते हैं आगमन विधि के माध्यम से। आगमन का मतलब होता है उदाहरण से नियम की ओर। पहले बच्चों को उदाहरण सिखाए जाते हैं और फिर जब बहुत सारे उदाहरण दे दिए जाते हैं तो उनका एक नियम बता दिया जाता है कि जैसे अगर लंब का वर्ग प्लस आधार का वर्ग बराबर कर्ण का वर्ग, तो इसके पहले हम उदाहरण देंगे कि 3 का वर्ग प्लस 4 का वर्ग इक्वल टू कितना आएगा। ये सब हम उदाहरण देंगे, बहुत सारे उदाहरण देंगे कि जिससे बच्चा क्या होगा कि उदाहरण के द्वारा, बहुत सारे उदाहरण के द्वारा उसके बारे में जानकारी फिट हो जाएगी कि हर बार ऐसा ही होता है। जैसे त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 अंश होता है, तो पहले हम त्रिभुज के बहुत सारे त्रिभुज के चित्र बना देंगे और उसके बारे में उसके कोणों को फिर हम नाप के बताएंगे। जब हर बार उसका जो इसकी जितने कोण हैं उनका योग 180 अंश ही आएगा, तब हम बता सकते हैं कि त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 अंश होता है। लेकिन जब औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था आती है तो जो हमारी बड़ी क्लासें होती हैं, क्लास उसकी बढ़ जाती है, तो फिर उसमें बार बार इतने ज़्यादा उदाहरण नहीं दिए जाते हैं क्योंकि इसमें समय ज़्यादा लगता है। फिर डायरेक्ट उसको बताया जाता है कि त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 अंश होता है। अब इसके आधार पर आप इन सवालों को करिए कि अगर 2 कोण इतने हैं तो तीसरा कोण कितने का होगा। तो ये होता है निगमनात्मक विधि। निगमन विधि के माध्यम से पहले नियम बता दिया जाता है, फिर उसके बाद उसके उदाहरण करवाए जाते हैं। अपसारी एक होता है अभिसारी, एक होता है अपसारी।
अभिसारी का मतलब होता है कि किसी चीज़ को, अपसारी का मतलब संकुचित करना, मतलब कोई चीज़ है उसको केंद्रित करना, केंद्रीकरण की तरफ बढ़ना। अपसारी का मतलब होता है उसको फैलाना, मतलब और विकेंद्रीकरण करना और बृहद रूप में सोचना। तो जब औपचारिक में आएगा तो उसके अंदर अपसारी तो चिंतन तो हो ही जाएगा, क्योंकि वो ज्ञान को फैल जाएगा, उसका ज्ञान वो विविध रूपों से सोचने लगे। कोई अगर चीज़ है तो उसके बारे में विभिन्न पहलुओं पर चर्चा करेगा और विभिन्न बातों को सोचने की चेष्टा रखेगा। अब और जीन पियाजे के कुछ शब्द हैं, उनके बारे में थोड़ी समझ लेते हैं। एक होता है जैसे स्कीमा, उन्होंने एक शब्द दिया है। स्कीमा शब्द है सूचना का भंडार, जिसको बच्चा जो अपनी सूचनाएं जानकारी इकट्ठी रखता है, जो सीखता है, निरंतर सीखता जाता है, उनका जो भंडार ग्रह है, उनको जीन पियाजे ने स्कीमा नाम दिया है। ठीक है, इसका बहुवचन है स्कीम्स कहते हैं इसको। एक होता है संक्रिया। संक्रिया मतलब होता है ऑपरेशन, बच्चों को मतलब चीज़ों को तोड़ना, ऑपरेशन करना मतलब तोड़ना और फिर उसको जोड़ना, तो ये होता है संक्रिया। संक्रिया मतलब हो गया कि अगर चीज़ों को कोई जोड़ना है, तोड़ने से बच्चे खिलौनों को क्या करते हैं, बहुत से उसमें ऐसे खिलौने आते हैं उनको जोड़ जाते हैं पर टूट भी जाते हैं। तो बच्चे क्या करते हैं, पहले उनको चीज़ों को जोड़ेंगे, फिर उसको तोड़ देंगे, फिर कार बनाएंगे, कहीं कुछ बनाएंगे, घर बनाएंगे। या कोई छोटे बच्चे होते हैं वो टॉर्च से, एक टॉर्च को अगर उनको कोई टॉर्च मिल गई तो वो टॉर्च को पूरा खोल डालेंगे, देखेंगे इसमें क्या लगा होता है क्या नहीं लगा होता। इस संक्रिया बच्चों में पाई जाती है, संक्रिया ऑपरेशन की गतिविधियां बच्चे करते रहते हैं। अब एक शब्द है अनुकूलन। अनुकूलन का मतलब होता है कोई चीज़ से अभ्यस्त हो जाना, अनुकूल हो जाना, उसके अभ्यस्त हो जाना। तो उसके लिए 3 भागों में बांटते हैं। तो बच्चे किसी चीज़ के अनुकूलित कैसे होते हैं। पहले वो समावेशन, पहली अवस्था है समावेशन की। अगर बच्चे को कोई जानकारी है तो नई जानकारी को पुरानी जानकारी में जोड़ना। पुरानी जानकारी, जैसे बच्चे को जानकारी है कि कौवा काला होता है, ठीक है। अब उसको पता चला कि उसने देखा कि कोयल भी देखी, वो भी काली होती है। उसने देखा कि कोयल भी काली होती है, तो उसको नई जानकारी मिली कि कोयल भी काली होती है और कौवा भी काला होता है। तो वो दोनों जानकारियों को इकट्ठा कर लेगा, समावेशित कर लेगा कि कौवा भी काला और कोयल भी काली। अब अवस्था आती समायोजन करना, जब पुरानी जानकारी गलत हो जाती है। अगर जैसे उसको कहा जाए कि जो काला रंग का होगा वो कौवा होगा, लेकिन जब उसने देखा कि कोयल भी काले रंग की है तो वो सोचेगा कि ये जानकारी तो गलत है, कि काले रंग का कौवा ही होता है तो काले रंग की कोयल भी होती है। फिर उसको वो आवाज़ के हिसाब से उसमें वो डिफरेंस कर लेगा कि जो काँव काँव बोलता है वो कौवा है और जो कुहू कुहू बोलता है वो कोयल है। तो वो इस हिसाब से वो अपना समायोजन कर लेता है, उसमें समायोजित कर लेता है, ये सही है, मतलब ये इसमें इस हिसाब से हम अंतर कर सकते हैं। समायोजित कर लेता है, बाँट लेता है, अच्छे से समझ लेता है। पुरानी जानकारी गलत है, फिर उसको नए हिसाब से अपना समायोजित कर लेता है। फिर संतुलन या समंजन, यह वो अवस्था होती है जब समावेशन या समायोजन के बाद उसमें कोई भी अंतर्विरोध नहीं रहता है। वो पूरी तरह से संतुष्ट हो जाता है कि कौवा काँव काँव करता है और काला भी होता है। उसकी पूरी जानकारी उसके पास रहती है। वो समझ जाता है कि कौन पक्षी कौन सा है और कौन पक्षी कौन सा है, और वो रंग के आधार पर से वो उसमें डिफरेंस नहीं करता है। आपको अगर आप जीन पियाजे के बारे में इतना पढ़ लेते हैं तो आप अधिकांश टॉपिक को कवर कर लेते हैं। इसमें आप केवल प्रैक्टिस की आपको ज़रूरत रहती है, और अगर आप प्रैक्टिस करते हैं तो आपके अधिकांश क्वेश्चन इसमें से सही होते हैं। और इसके 1 न 2 क्वेश्चन हर पेपर में आते ही आते हैं। इसलिए आप ये हमने अभी जो एमपीटेट का पेपर है तो इसकी अभी हमने एक टॉपिक पर वीडियो बनाया है। अब ऐसे ही निश्चित और आगे जो हमारे मनोवैज्ञानिक हैं, जो हमारे टॉपिक हैं जैसे विकास है, वंशानुक्रम है, वातावरण है, और भी जितनी चीज़ें हैं उनके बारे में हम आगे नेक्स्ट वीडियो बनाते रहेंगे। तो इसी प्रकार की जानकारी के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। MHRD टीचर, नमस्कार।